हेलो नमस्कार भाई। गुड मॉर्निंग। कौटिल्य क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलो भाई आ जाओ, सारे लोग फटाफट जुड़ जाओ। तो आज आपकी मैथ मैथ की पहली क्लास शुरू होने वाली है। सिलेबस के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, सिलेबस का कल डिस्कस कर लिया था अपन ने। तो सिलेबस इसका जो रहेगा वो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था पूरा। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो आज अपन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो आपका टॉपिक है वहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल अच्छे से आराम आराम से पूरा समझते हुए करेंगे उसको, ठीक है भाई। चलो करूं शुरू क्लास। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आज अपन शुरू करेंगे। क्योंकि संख्याओं के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है, वरना तो फिर आगे गणित में मामला बैठेगा ही नहीं जब जब तक अपने को संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे पहले आज अपन संख्याओं के बारे में एक दो क्लास में, दो क्लास तीन क्लास, बोर्ड वाइट कर दो। वाइट कर देंगे बोर्ड। वाइट में फिर आप लोग कहोगे कि सर ज्यादा चमक रहा है, वाइट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये लो ठीक है, वाइट कर देते हैं बोर्ड। ठीक है भाई, ये लो वाइट हो गया। तो नंबर सिस्टम है टॉपिक आज अपना। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस ओके भाई, वॉल्यूम आप अपने बढ़ाओ ऑन की, तो वॉइस तो ओके है। चलो भाई अब नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, पहले तो इसके मतलब से समझते हैं थोड़ा। संख्या पद्धति, देखो इसमें क्या है, जो भी अपने को वर्ड दे रखा है उसका अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं इसमें क्या। वॉइस तो ओके है भाई, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, वॉइस वगैरह सब ओके है। गणित का आज अपना पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज संख्याओं के बारे में एकदम शुरू करेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार। संख्या पद्धति, अब देखो जैसे संख्या पद्धति नंबरों का जो सिस्टम होता है, संख्याओं की जो पद्धति होती है उसको संख्या पद्धति कहा जाता है। अब ये संख्या पद्धति भी खूब सारी होती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपकी बाइनरी हो जाएगी, डेसिमल हो जाएगी, ऑक्टल हो जाएगी, हेक्सा डेसिमल हो जाएगी। तो जो अपने गणित के अंदर जो संख्या पद्धति यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम को यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम, तो ये डेसिमल का मतलब दशमलव नहीं है यहां पे। डेसिमल का मतलब क्या है, अपने जो इसके अंदर बाइनरी तो किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। जिनको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत, वीडियो बफरिंग हो रहा है नेट की, देखो भाई यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एकदम प्रॉपर क्लास आ रही है आपके। तो दिक्कत है आपके एंड पे है, आपकी तरफ है जो दिक्कत है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एकदम बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बाकी बच्चे हैं इनका कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो फटाफट। अब संख्याओं की जो पद्धति होगी गणित के अंदर जो अपन यूज करते हैं और डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। अब संख्याएं, जैसे संख्याओं की जो पद्धति होती है उसको संख्या पद्धति बोलते हैं। अब संख्या है ये बनी कहां से, जो संख्या वर्ड है वो आया कहां से? तो जो आपके अंक है, अंकों से मिलकर संख्या बनाई जाती है। एक दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणित के अंदर आपके ये 10 अंक है, इनका ही इस्तेमाल किया जाता है, इनका ही यूज किया जाता है। इसलिए मैथ के अंदर डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम के अंदर कहां से कहां तक अंक आते हैं, 0 से लेकर 9 तक अंक जो यूज किए जाते हैं वो अपने डेसिमल सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसलिए गणित के अंदर अपन डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। और जैसे कंप्यूटर में करोगे तो कंप्यूटर में आपका ऑक्टल सिस्टम भी काम आता है, वैसे बाइनरी सिस्टम काम आता है। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, और अपन जो मानव है अपन समझते हैं 0 से लेकर 9 तक की भाषा। यहां 0 से 9 तक के अंक अपने समझ में आते हैं, इनके बाहर कोई अंक होता है तो अपने समझ में आता भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो भाई, अब जो अंकों से मिलकर बनता है उसको क्या बोला जाता है, फिर उसको बोला जाता है संख्या। अब गणित के अंदर अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर अंक तो कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं। और इन 10 अंकों से मिलकर अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है, ये 1234 है, ये आपकी एक संख्या है
जो कि 4 अंकों से मिलकर बनी है। 1 2 3 और 4, 4 अंकों से मिलकर जो बनी है ये संख्या, तो ये संख्या कितने अंकों की है? 4 अंकों की है। इसी प्रकार जैसे देखो 1 2 5 4 0, तो आप कहोगे सर ये एक संख्या है जो कि 5 अंकों से मिलकर बनी है। अब जैसे आपका आ जाए 1 2 3 3 4 4, अब बताओ भाई ये संख्या है ये कितने अंकों से मिलकर बनी है? देखो अंकों से मिलकर बनने का मतलब है हर अंक का एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, एक सही मतलब निकलना चाहिए हर अंक का। ऐसे नहीं है कि आपने कोई अंक लिख दिया उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा वहां पे, ऐसे अंक का इस्तेमाल नहीं करना होता। अब यहां पे जैसे 2 बार 3 लिख दिया, 2 बार 4 लिख दिया, तो दोनों बार 3 लिखा है आपने, दोनों बार जो 4 लिखा है, इन दोनों का एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, प्रॉपर मतलब निकल रहा है। जैसे अब यहां पे ये संख्या कितने अंकों की हो गई? 6 अंकों की ये संख्या हो गई, और इसमें सारे के सारे 6 अंक उनका पर्टिकुलर हर अंक का मतलब है। अब मैं एक संख्या और लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने लिख दिया 1240 था, एक जीरो और लगा दिया, तो 12400 है। अब इसके अंदर मैंने 2 जीरो रिपीट किए, दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो का मतलब है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि 12400 है, इसके आगे एक जीरो और लगा दो, तो आप कहोगे सर इस जीरो का भी मतलब है। अब ये संख्या तो हो गई, लेकिन ये संख्या क्या हो गई? 1,24,000 हो गई, पहले थी 12,400, और यदि एक जीरो और लगा दे तो 12,40,000 हो जाएगी संख्या। तो ऐसे अपन जीरो एक एक लगाते जाएंगे, संख्या का मतलब बदलता जाएगा, संख्या का मीनिंग बदलता जाएगा। लेकिन जो मैंने एक लाइन बोली कि एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए संख्या का, उस लाइन को मैंने क्यों बोला वो देखो आप। आपने ये एक संख्या लिखी थी 124, उस तरफ पीछे की तरफ आपने जीरो लगाए, हर जीरो का एक मतलब निकल रहा था। अब मैं यहां पे एक जीरो लगा देता हूं, तो अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर एक संख्या है जो 4 अंकों से मिलकर बनी है, क्योंकि यहां पे जो ये जीरो लगा है इससे इस संख्या का मान चेंज नहीं हुआ। ये बिना जीरो के भी 124 था, जीरो लगाने के बाद भी 124 है। इसका मतलब जीरो कहां पे ऐड करना है वो डिपेंड करता है, वो आपको बताएगा कि हर जीरो का एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अब यदि आप ऐसे जीरो यहां पे 3-4 जीरो जोड़ दिए 124 से पहले, तो इन 4 जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये एक संख्या है जो कि सिर्फ 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है, बाकी ये जीरो लगाए हैं इनका कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या हुआ? ये एक संख्या है जो 7 अंकों से मिलकर बनी है। यहां पे तो आपके अंक 7 हैं, लेकिन यहां पे अंक कितने हैं? 3 ही है। ये जो पीछे की तरफ आपने इस तरफ जीरो लगाए हैं उनका कोई मतलब नहीं है। तो अंकों से मिलकर संख्या बनी, कुल अंकों की संख्या 10 है। 10 अंकों के इस्तेमाल से अनगिनत इनफाइनाइट संख्याएं बनाई जा सकती हैं गणित के अंदर। ठीक है भाई, अब अपन इन संख्याओं की पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संख्याओं की पद्धति क्या है कि मतलब ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने नाम तो सुना होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मतलब ऐसे खूब सारी संख्याएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। क्या कह रहे हो? नहीं सर आप रखो, पहले वाला ही रखूं, ब्लैक रखूं बोर्ड, तो ब्लैक, चलो कोई नहीं, एक बार इसमें देख लो वरना ब्लैक कर देंगे। ये तो बोर्ड का कलर चेंज करना अपने हाथ में ही है, इसमें कोई अपने कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं जब तक सवाल नहीं आ रहे। सवाल आ जाएंगे फिर जो कलर ले सकेंगे वही पर्टिकुलर ले पाएंगे। अभी तक जब तक बोर्ड पे सवाल टाइप नहीं हो रहे तब तक अपनी मर्जी से कोई भी बोर्ड का कलर ले सकते हैं। तो ब्लैक कह रहे हो तो लो ब्लैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। ठीक है भाई, ये लो ब्लैक। ब्लैक में क्या रहेगा, आपके लाइट फोकस नहीं पड़ेगा आंखों पे ज्यादा, इसलिए मैंने ब्लैक लिया था। जहां पे अपने को व्हाइट लेना पड़ेगा वहां तो व्हाइट लेंगे ही, बाकी जहां टाल सकते हैं वहां पे टाल दो। चलो भाई, अब अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। संख्याओं का आराम से वर्गीकरण करेंगे संख्याएं, और इनका वर्गीकरण अच्छे से समझेंगे। ये यदि आपने वर्गीकरण समझ लिया तो ये जो एक लैंग्वेज का सवाल बनता है संख्याओं के बारे में, या संख्याओं का जो डाउट रहता है आपके, वो क्लियर हो जाएगा। अब तसल्ली से अच्छे से समझना, नोट करने पे ज्यादा फोकस मत रखना। नोट करते जाओगे तो ये समझ में आएगा नहीं। नोट करने के लिए आपके सामने पीडीएफ रहेगी, आराम से उतार लेना इसको, आपके पास पीडीएफ रहेगी हमेशा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से समझना एक बार। ये संख्याएं होती हैं वास्तविक रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार की होती हैं?
तो संख्याएं दो भागों में विभाजित है। एक तो होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं आपके काल्पनिक संख्याएं। अब इसके अंदर क्या है, खूब लोगों ने गणित पहले पढ़ भी रखी है, कुछ लोग हैं काफी टाइम से गणित उन्होंने छोड़ी हुई थी, अब ये पेपर आया है तो उस हिसाब से उन्होंने गणित वापस पकड़ी है। तो अब आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप तो जैसे जैसे मैं कहूं वैसे तसल्ली से आराम से करते जाओ और सब समझ में आ जाएगा। गणित में ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी पूरी गणित अच्छी करवा देंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। अब ये वास्तविक संख्याएं ये कौन सी होती हैं और ये काल्पनिक संख्याएं ये कौन सी होती हैं, इनको समझते हैं पहले थोड़ा सा। वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं तो देखो वो संख्याएं होती हैं जो आपने अब तक देखी हैं। कैसे, कौन सी वास्तविक संख्याएं, इसकी परिभाषा लिखाता हूं, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपके सामने कोई सी संख्या आती है 1 2 3 4 5, माइनस में भी संख्या आ जाती है, माइनस का 1 2 3 4 5, जीरो भी आ जाता है आपके पास 1.5 2.5 3.5 भी आ जाता है आपके, माइनस का 1.5 2.5 3.5 आ गया आपके पास। भिन्न के रूप में 1/2 2/3 3/3 3/5 भिन्न के रूप में संख्या आ गई। भिन्न के रूप में माइनस में संख्या आ गई, माइनस का 3/5 माइनस का 3/8, माइनस में भी संख्याएं आ गई। रूट वाली संख्या आ गई, √2 √3 √5 √6 √8 √9, रूट वाली संख्याएं भी आपके सामने आई हैं। तो ये सारी संख्याएं जो आपके सामने आई हैं, जिनको आप संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हो, संख्या रेखा के ऊपर अंकित कर सकते हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। अब संख्या रेखा के ऊपर किसको दर्शा सकते हैं, तो संख्या रेखा के ऊपर सिर्फ आप एक टाइप की संख्या को नहीं दर्शा सकते, उसके अलावा जितनी संख्याएं बचेंगी सारी की सारी आप संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हो। सर जी काफी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, अब आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो मैं वैसे भी जल्दीबाजी नहीं करता, आराम से तसल्ली से पढ़ाता हूं पूरा, तो आप भी आराम से तसल्ली से पढ़ो। जल्दीबाजी आपको भी नहीं करनी है कि सर जल्दी कराओ, ये बहुत स्लो चल रहे हो, ऐसा कमेंट बाजी ऐसे मत करना आप, क्योंकि अब जिसको आता है उसको फिर गणित पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं आता है वो बच्चे अब उनको तसल्ली से पढ़ाना पड़ेगा, आराम से पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो एक प्रकार की ऐसी संख्या होती है जिसको अपन संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शा सकते, यदि उसको अलग से पढ़ लें तो बाकी बची हुई सारी की सारी संख्या किसमें आ जाएंगी, वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएंगी। तो जिस संख्या को संख्या रेखा, परिभाषा ये होती है, परिभाषा क्या होती है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता वो आपकी सिर्फ काल्पनिक संख्या होती है, इसके अलावा जो बची वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। तो परिभाषा तो इनकी आसान सी है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता, संख्या रेखा पर नहीं अंकित किया जा सकता या नहीं दर्शाया जा सकता, उनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और जिनको दर्शा देंगे उनको क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो जिनको दर्शाया जा सकता है उनको क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे। तो ये वास्तविक संख्या की परिभाषा भी ऐसी ही कर देते हैं, इसमें अपन नहीं हटा देंगे बस। अब इसके क्या आ जाएगा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है उनको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और जिनको नहीं दर्शाया जा सकता उनको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक और काल्पनिक ये तो आपका ठीक है। अब इसमें किनको नहीं दर्शा सकते वो बताओ सर। तो वो संख्याएं जो रूट के अंदर, माइनस के अंदर आ जाती हैं। मान लो आपके सामने मैं एक संख्या लिख रहा हूं, -√2, ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो, वर्गमूल के साइन के अंदर हो और माइनस के अंदर हो। जैसे सीधी मैं √2 लिख दूं आपको, √3 लिख दूं, √6 लिख दूं, √8 लिख दूं, ये सारी की सारी माइनस में नहीं है। तो ये संख्याएं तो वास्तविक है, लेकिन जो संख्या रूट के अंदर आ जाए और माइनस में आ जाती है वो आपकी क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। सिर्फ रूट में माइनस में हो उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इनके अलावा सारी संख्याएं बच गई, वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्या हो गई आपकी। तो परिभाषा ध्यान रखना। अब ये जो काल्पनिक संख्या है ना, इस काल्पनिक संख्या को एक अपन साइन से दर्शाते हैं, आयोटा का साइन यूज करते हैं इसके लिए। तो आई होता है ना, छोटा आई,
स्मॉल एबीसीडी एबीसीडी छोटी जो एबीसीडी होती है उसका जो आई का साइन है इसको आयोटा बोलते हैं। तो ये जो काल्पनिक संख्या है इसको आई के साइन से दर्शाया जा सकता है। और ये जो आयोटा होता है आपका, इस आयोटा का मान, इस आयोटा का मान क्या होता है? इस आयोटा का मान होता है रूट में -1। तो इसको किससे दर्शाएंगे? आई से दर्शाएंगे। और इस आयोटा का मान क्या होता है? ये रूट के अंदर माइनस का जो साइन है, -1 आ जाओ तो -1 कोई भी संख्या से गुणा हो जाएगा तो संख्या किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो आयोटा से अपन काल्पनिक संख्या को दर्शा सकते हैं। और आयोटा का मान क्या होता है? रूट का -1। इसके अलावा जितनी सारी संख्याएं बची वो सारी की सारी क्या हो गई? आपकी वास्तविक संख्याएं। 1, 2, 5, -7, -9, 0, 2/3, -4/5 आ गया, 1.5 आ गया, -1.7 आ गया, या फिर आपका रूट का 2 आ गया, रूट का 5 आ गया। माइनस बाहर हो और रूट का 2 है, रूट के साइन के अंदर माइनस है वो काल्पनिक संख्या है। बाहर यदि माइनस आ जाए तो वो आपकी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर अंकित किया जा सकता है इनको वास्तविक संख्या बोला जाता है। और जिनको नहीं किया जा सकता इनको काल्पनिक संख्या बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप वो संख्याएं लिख दो, कोई भी संख्या आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, सिर्फ वो किस में होनी चाहिए? रूट के अंदर माइनस में होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? काल्पनिक संख्या बोला जाता है। ये थी आपकी इनकी परिभाषा और थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया। अब बाकी इसमें ज्यादा गहराई में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो आप लोग पहली बात समझ में नहीं आएगा, दूसरी बात बोर हो जाओगे पहली क्लास में। तो यदि किसी बच्चे को इसके लिए और जानना हो तो कल या परसों की क्लास में मेरे से पूछ लेना, मैं इनको गहराई में और समझा दूंगा क्यों इनको नहीं दर्शाया जा सकता संख्या रेखा के ऊपर और इनको क्यों दर्शाया जा रहा है। वो संख्या रेखा मैं बना के आपको प्रूफ करके बता दूंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, वरना तो कल आधे बच्चे ही नहीं आएंगे क्लास में, कहेंगे ये तो बोरिंग क्लास है गणित की। तो आपकी संख्याएं दो भागों में विभाजित हो गई है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में सिर्फ इतना ही था, जिन संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता, जो संख्याएं रूट के साइन के अंदर माइनस में आती हैं, आयोटा से जिनको दर्शाया जाता है वो काल्पनिक संख्या होती हैं। उनके अलावा जितनी भी संख्याएं आपने देखी होंगी और जो बच गई वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत कुछ है, वो अपन पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या के बारे में उतना ही था, उसमें से ही आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं देखो, एक तो आपने भिन्न के रूप में देखी और एक आपने पूरी पूरी संख्या देखी। तो एक जो पूरी पूरी संख्याएं थी, जैसे -2, -3, -5, प्लस का 1 लाख, -10 करोड़, मतलब माइनस और प्लस में पूरी पूरी संख्याएं थी, एक तो वो देखी। एक आपने भिन्न के रूप में जो संख्या है वो देखी। तो भिन्न के रूप वाली देखो भाई, दशमलव वाली संख्या है, जैसे मैं लिखूं 1.5, तो 1.5 है तो इसको आप 3/2, ये दशमलव वाली संख्या को भिन्न में भी लिख सकते हो, भिन्न वाली संख्या को दशमलव में भी लिख सकते हो। √2 है तो √2 है, ये भी आपकी दशमलव वाली ही संख्या है। √2 का मान क्या होता है भाई? 1.414 213 5623। तो √2 का मान क्या होता है? 1.414 अपने को याद रखा है, 213 आगे, मतलब आगे ये चलता रहता है और अनंत तक जाता है। तो ये √2 वाली कौन सी होगी? दशमलव की संख्या। √3 कहोगे तो 1.732050, 1.732050, ऐसे ये भी चलती रहेगी, आपके √3 का मान आ गया। √4 का मान आ जाएगा। √4 का मान आप कहोगे सर इसका पूरा पूरा आ रहा है, तो पूरा पूरा लिख दो भाई। अपन तो देख रहे हैं वास्तविक संख्या में एक तो दशमलव वाली संख्या होंगी और एक आपकी पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। दशमलव वाली संख्या के अंदर ये रूट वाली संख्या भी आ गई है आपकी और भिन्न वाली संख्या भी आ गई है। तो दशमलव वाली संख्या और पूरी पूरी संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार विभाजन हो रही है, एक तो आपके पूर्णांक के अंदर और एक दशमलव के अंदर। वास्तविक सही से लिखें, वास्तविक में क्या सही नहीं था भाई? छोटा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है क्या वास्तविक? और तो सही से ही लिखा है। ठीक है भाई, ये लो, अब ठीक है वास्तविक।
जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित किया जा सकता है उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने ये रहे सारे के सारे, ठीक है भाई। चलो अब ये देखो वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक, अच्छा वास्तविक लिखना था क्या, किक लिख दिया मैंने, इसकी बात कर रहे हो क्या? वास्तविक लिख देते हैं भाई, किक नहीं है, विक की है वो। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं वापिस। कौन से दो प्रकार की होती हैं? इसके अंदर एक तो आपके पूर्णांक आ गए, पूर्ण जो अंक हो, पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे हों उनको क्या बोला जाता है? पूर्णांक। तो एक तो वास्तविक के अंदर क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। और दूसरा जो दशमलव के अंदर संख्याएं बच गई तो वो कौन सी आ जाएंगी? दशमलव संख्याएं। तो वास्तविक संख्या है वो आपके दो प्रकार से विभाजन हो गई, एक तो पूर्णांक के अंदर और दूसरा दशमलव के अंदर। पूर्णांक कौन से हो गए? पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे, देखो इनसे सबसे अपने को पता लग रहा है, रटना नहीं है चीजों को। रटने वाली चीज होगी इसमें, याद करने वाली गणित में खूब सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब याद करने वाली कौन सी होंगी वो भी देखो। अब जो आसान आसान चीजें हैं जो आपको याद करनी है, तो सबसे पहले याद करने वाली चीज है 25 तक पहाड़े। अब ये याद करेंगे, इनको आप समझ नहीं सकते हो, इनको रटना पड़ेगा। तो पहाड़े याद करके रखो 25 तक, खूब काम आने वाले हैं। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 20 सवाल आएंगे भाई, हल्के में मत लेना। 20 सवाल है, 20 सवाल में से जो आपके 17, 18, 19 सवाल सही करके आएगा सिलेक्शन के ज्यादा करीब होगा। गणित को खूब सारे आपके भाई बंधु हैं जो पेपर देंगे हल्के में लेंगे। जिनको गणित आती नहीं होगी वो गणित को छोड़ेंगे कि गणित क्या है, बस इतना तो है, बाकी अपन पूरे कर लेते हैं। और जीके में होगा क्या कि जीके यदि आसान आई तो सभी ने रट रखी होगी, सभी ने पढ़ रखी होगी, सभी को आती होगी। और यदि मुश्किल आ गई तो सभी को नहीं आती होगी। अब जैसे पढ़ाई आपको जीके है तो जीके आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन बच्चा कितने अच्छे से याद कर सकता है। समझाएंगे सर आपको, वो तो आप पढ़ ही रहे हो शानदार तरीके से, पर याद करना उसमें आपकी जिम्मेदारी है। पर गणित जो छोड़ देगा वो तो फिर क्या रहेगा, जो गणित पढ़ के जा रहा है वो तो वैसे ही आपसे आगे हो जाएगा भाई, वो भी तो जीके पढ़ रहा है आपके साथ ही। तो गणित को छोड़ना नहीं है, साइंस को छोड़ना नहीं है, ये चीजें छोड़ने वाली नहीं है। पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे आपको ये, ठीक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? अब पूर्णांक मैंने आपको बता दिया कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो पूरे पूरे अंक आते हैं, बीच में आपका यहां जीरो भी बैठा है। जीरो से इस तरफ वाली जो संख्या है वो माइनस की वाली संख्याएं हैं, तो -1, -2, और ये आपके माइनस इनफाइनाइट तक चली गई। ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, और ये प्लस के इनफाइनाइट तक संख्याएं चली गई। अब पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसको पूर्णांक बोला जाता है। दशमलव में जो संख्याएं आ गई, चाहे भिन्न के रूप में हो चाहे दशमलव के रूप में, वो किस में आ जाएंगी? क्योंकि भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो, 1/4 को 0.25 लिख सकते हो। तो वो दशमलव और भिन्न एक ही चीज है। दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। दशमलव वाली संख्याएं ये वापिस आपकी दो प्रकार से विभाजित हैं। दशमलव वापिस दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो होता है आपका शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब ये नाम आपने काफी टाइम से सुने नहीं होंगे, अब मैं डेली 3-4 दिन तक ये नाम बोलूंगा तो आपको याद हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे। सुने नहीं होंगे तो अब ऐसे लग रहा होगा ये क्या शांत है क्या अशांत है, इतने नाम याद कौन करेगा। तो नाम याद करना नहीं होता, आप बार बार बोलोगे तो नाम ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। क्लास में जो आपके साथ पढ़ते हैं उनका नाम आपने याद थोड़ी किया होगा, बार बार आपको सामने दिखा, बार बार बोला तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो गया। वैसे ही ऑटोमेटिक ये भी दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो दशमलव वाली संख्याएं दो प्रकार से विभाजित हैं, शांत और अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है इसको देखते हैं। शांत दशमलव देखो, जैसे मैं कह रहा हूं 1/2, आप लिखोगे सर इसको दशमलव में 0.5 लिखो क्योंकि दशमलव संख्या की बात चल रही है। 1/4 आप इसको 0.25 लिख दोगे। 1/8 आप इसको 0.125 लिख दोगे। 1/5 आप इसको 0.2 लिख दोगे। 2/5 आप इसको 0.4 लिख दोगे। 4/5 आप इसको 0.8 लिख दोगे। तो इस प्रकार आप इनको बदल सकते हो दशमलव के अंदर। लेकिन यदि मैं आपको कहूं 1/3 तो आप क्या करोगे? 0.333। अब ये रुक ही नहीं रहा, भाग देते जाओ, 3 बार भाग जाएगा, एक शेषफल बचेगा, 3 बार भाग जाएगा, एक शेषफल बचेगा। क्योंकि दशमलव लगाते ही अपने को एक जीरो उतारने का लाइसेंस मिल गया। दशमलव आपने लगा दिया,
एक में 3 का भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया, एक जीरो उतार लिया। अब आप एक जीरो का लाइसेंस दे दिया है इस दशमलव ने आपको। एक जीरो आप उतारते जाओ, वापस 3 बार भाग जाएगा, एक शेषफल, एक जीरो उतार लिया, 3 का भाग जाएगा, एक शेषफल, एक जीरो उतार लिया, और ये अनंत तक जाएंगी संख्याएं, रुकने वाली नहीं है ये। तो ऐसी संख्याएं आपकी शांत दशमलव में नहीं आती। शांत दशमलव में कौन सी संख्या है? जो आपने भाग दिया और पूरा पूरा उत्तर आ गया। यहां पे उत्तर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो, जिस भिन्न का मान पूरा पूरा आ जाता है, उसको शांत दशमलव बोला जाता है। तो शांत दशमलव का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आपकी कुछ भी संख्या हो, 0.1547332, 6 अंकों के, 7 अंकों के, 50 अंकों तक चली जाए, लेकिन यदि आपका मान पूरा पूरा आ जाता है तो वो संख्याएं सारी किस में आ जाती हैं? शांत दशमलव के अंदर आ जाती हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट हो, जिनका मान पूरा पूरा हो, उनको शांत दशमलव बोला जाता है। उसके अलावा जो बच गई आपकी, वो किस में आ गई? दशमलव वाली संख्याएं अशांत दशमलव में आ जाएंगी। तो ये अशांत दशमलव है, क्योंकि ये शांत तो है नहीं। शांत होता तो मान पूरा पूरा आ जाता, ये अशांत है, ये फड़फड़ाता रहता है, तो अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में जो मैंने 1/3 लिखा था, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? जिस भिन्न को आप दशमलव में तो बदल दोगे, लेकिन इसका मान पूरा पूरा नहीं आ रहा, ये अनंत तक जारी है संख्या, इनफाइनाइट तक जारी है, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलोगे? अशांत दशमलव। तो जैसे आप 1/6 लिख दोगे, 2/3 लिख दो, 1/6 बाद में लिख देते हैं, 2/3 लिख दोगे, 1/7 लिख दो, तो 2/3 में क्या आएगा? 0.6666। 1/7 लिख दोगे तो 1/7 इसमें भाग दोगे तो 0.142857, फिर ये वापिस 142857 रिपीट होने लग जाएगा, वापिस 142857 आ जाएगा, और ये अनंत तक चलता जाएगा। अब देखो, अशांत दशमलव में जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, जो बार बार आ रही हैं, तो वो वापिस दो कैटेगरी में बट गई। एक तो जो संख्याएं बार बार आएंगी, रिपीट होंगी, और एक जो रिपीट नहीं होंगी, जिनका मान रिपीट नहीं होएगा, चलता जाएगा, मान आएगा, उनमें भी अनंत तक आएगा, इनमें भी अनंत तक, लेकिन जिनका मान रिपीट हो रहा है, इनको तो आवृत्ति दशमलव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन, मतलब संख्या बार बार आ रही है। तो ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं, वो आवृत्ति दशमलव के अंदर आ जाती हैं। तो ये वो कौन सी होगी? आपकी आवृत्ति दशमलव संख्याएं। और जो रिपीट नहीं होंगी, वो किस में आ जाएंगी फिर भाई? वो आ जाएंगी अनावृत्ति दशमलव के अंदर। अब ये अनावृत्ति दशमलव के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, इनको समझ लोगे तो आपका एक सवाल तैयार हो जाएगा आज की क्लास से। और पूछा जाता है अभी पेपर के अंदर, एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे आपकी कोई सी एग्जाम हो, आरएस तक का पेपर उठा के देख लो, पूछा जाता है नंबर सिस्टम से 1-2 सवाल पक्का हर बार आते हैं। तो अनावृत्ति दशमलव, जो संख्याएं देखो दशमलव में आ रही होंगी और उनका मान अनंत तक आ रहा होगा, क्योंकि यदि मान पूरा पूरा आ जाता तो वो शांत दशमलव में आ जाती, लेकिन उनका मान पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो वो किस में आ गई? आपकी अशांत दशमलव के अंदर आ गई। और अशांत दशमलव में भी अनावृत्ति दशमलव के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके सामने √2 का मान। तो √2 का मान क्या होता है? 1.414,213,3549, मतलब ये आपका चलता जाएगा और ये मान अनंत तक जाएगा। हर बार आप अपना, अब आपके पास फोन होगा, √2 का मान निकाल के देखो, उसके अंदर कैलकुलेटर में देखोगे तो कैलकुलेटर 8-10 अंक बताएगा, उसके बाद डॉट 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 करके ई लगा देगा, क्योंकि ये घात एक्सपोनेंट हो गई, मतलब बढ़ती जा रही है, घातें रुक नहीं रही है, मतलब वो संख्या रुक नहीं रही है, अनंत तक जा रही है, और हर बार इनका मान बदल के आता है। तो जो √2 है, ये किस में आ जाएगा? आपका अनावृत्ति दशमलव के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही √3 हो गया, वो भी अनावृत्ति दशमलव में आ जाएगा। 1.73205036, ऐसे करते 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 ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है? इनको अशांत दशमलव की अनावृत्ति संख्याओं में शामिल किया गया।
थोड़ा सा इसको इधर खिसका रहा हूं मैं। चलो भाई वापिस, ये अनावर्ती दशमलव चल रहा है अपना। तो अनावर्ती दशमलव के अंदर रूट के अंदर संख्याएं आ रही हैं। जैसे रूट के अंदर कौन सी आ गई, √2 आ गया, √3 आ गया। अब यदि मैं यहां पे √4 ले आऊं तो आप कहोगे √4 का मान तो 2 होता है, प्लस का या माइनस का 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 तो आप कहोगे सर पूर्णांक में आ गई, तो हाँ भाई √4 पूर्णांक संख्या होती है, ये आपकी यहां पे शामिल नहीं हो सकती। यहां तो वो ही संख्या आएगी जिसका मान दशमलव में आ रहा है और अनंत तक जा रहा है, और हर बार अंक रिपीट होके आ रहा है। सेम अंक नहीं आ रहे, रिपीट अंक होके आते रहते हैं, आते रहते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, अनावर्ती। तो रूट के अंदर, अब देखो एक चीज और समझो, मैं एक वर्ड बोलूंगा, इसको थोड़ा सा पकड़ना, फिर आपके बहुत काम आएगा। एक मैं वर्ड बोल रहा हूं कि जिन संख्याओं को रूट से बाहर निकाला जा सकता है, इस रूट के साइन से बाहर, अभी एक बार थोड़ा सा देखो, बाकी रूट का अपन खूब पढ़ेंगे रूट के बारे में। किसका मान, रूट का मान, ये बताऊंगा अपन, वर्गमूल घनमूल करेंगे उसमें आपको पूरा मान निकालना बताऊंगा, इनका मान कैसे निकलेगा। अभी अपने को इसकी वैल्यू में डायरेक्ट बता रहा हूं, सिर्फ ये संख्याओं के बारे में समझाने के लिए, बाकी डाउट आपके कुछ नहीं रहेगा। मान लो आप में से कुछ बच्चे हैं जो पढ़े हुए भी हैं पहले गणित, तो डाउट आपके कुछ नहीं रहेगा। अब यहां पे क्या है कि मतलब खूब सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आगे अपन काम में लेंगे। अब रूट में 2 का मान, √3 का मान, ये सब निकालने में आपको बताऊंगा। अभी आपको क्या एक बार मानना है, मानना क्यों, एक बार होता है ये मान, तो √2 का मान ये होता है, √3 का मान ये होता है। तो एक बार जो होता है वो लिख रहा हूं मैं, यहां पे भी कुछ ऐसी चीज लिखूंगा जो आपको अभी माननी है। इसका पूरा अपन एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, क्योंकि आगे इसका पूरा यूज आएगा, वहां मैं पूरा खोल के बताऊंगा आपको। अभी एक क्लास में तो सारा सब कुछ हो नहीं सकता ना। तो √2 आ गया, √3 आ गया। मैं कह रहा था जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती हो, नहीं निकलने का मतलब है 4 आपने लिखा, √4 का मान 2 हो जाता है, तो आप कहोगे ये तो रूट से बाहर निकल गई। तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती हो, कौन सी, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब √6 है, इसको आप इस रूट के साइन से बाहर निकाल सकते हो क्या, नहीं। 6 किस में टूटेगा, 2 गुणा 3 के अंदर, और √2 और √3 के मान को आपस में गुणा करोगे तो ये अनंत तक जा रहे हैं, गुणा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इनकी वैल्यू आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, हर बार वैल्यू बदल के आएगी। अब ये √6 है, ये भी किस में आ गया आपका, ये भी अशांत और अनावर्ती दशमलव, अशांत के अंदर अनावर्ती दशमलव में आ गया। तो √6 अनावर्ती दशमलव में आ गया। √7 है वो तो आएगा ही, √5 आएगा। अब ये √8 है ना, कंफ्यूज इसमें रहता है बच्चों के, √8 है, ये भी अनावर्ती दशमलव में आएगा, क्योंकि √8 के यदि आप टुकड़े करते हो तो 4 और 2 के अंदर टुकड़ा होता है इसका। तो √8 को आप 4 गुणा 2 लिख सकते हो। ये 4 तो बाहर निकल जाता है रूट से, लेकिन ये 1 2 रूट के अंदर रह जाता है। अब इस 2 को यदि आप ये √2 के मान से गुणा करोगे तो ये अनंत तक जा रहा है वापिस। इसलिए √8 भी मैं सब बता दूंगा भाई, ट्रिक व्रिक सब बता दूंगा कन्हैया लाल, टेंशन ही मत लो। एक बार आज टॉपिक शुरू किया है, पहले दिन में तब कितनी गणित पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी एक बार थोड़ा सा, जिन बच्चों ने अभी तक खोली नहीं है, थोड़ा सा उनको संख्याओं के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन, सारी चीजें पढ़ेंगे, हर चीज का ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक तरीके से भी बताऊंगा, तो सब बता देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। एक बार जो यहां पे आपके काम की चीज है वो समझो। तो √8 भी इसमें आ गया। अब √9 नहीं ले सकते क्योंकि √9 का मान 3 होता है, √10 आ गया। तो ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, अनावर्ती दशमलव के अंदर आ जाएंगी। अब मैं कुछ 2-4 लाइनें बोलूंगा, उनको सुनना आप ध्यान से। एक बार ये बोर्ड पे जो लिखा है इसको देख लो कि क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं का विभाजन किया अपन ने, एक बार बोर्ड पे देखो। फिर 1-2 एक्सेप्शनल है वो इसके अंदर आते हैं, वो लिखवाता हूं मैं आपको, और फिर मैं 2-5 लाइन बोलूंगा, वो ध्यान से सुनना, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फटाफट इसको देख लो एक बार। अब 2 एक्सेप्शन क्या होते हैं, पाई का नाम सुना होगा आपने, तो पाई है, पाई भी एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई का मान होता है 3.1415926539
89, 79 और ये ऐसे चलता रहता है, अनंत तक वैल्यू जाती है। तो पाई का मान देखो हर बार दशमलव के बाद अलग अलग संख्या बदल बदल के आ रही है। ये पाई का मान जो लाइन आपकी गोलाकार होती है वहां पे उन लाइनों के इस्तेमाल के लिए, उनका नाप निकालने के लिए इसको लिया गया है। जैसे वृत्त बन जाएगा, आप गोलाकार जो कर्व लाइन होती है उनकी वैल्यू, उनका मान निकालने के लिए पाई का यूज किया गया है। ये मैं आगे बताऊंगा पाई के बारे में, लेकिन पाई की वैल्यू अब तक आपने क्या सुनी थी? 3.14। या आपने ये भी सुनी थी कि सर 22/7, 22/7 भी आपने पाई का मान सुना था। तो 22/7 का मान देखो भाई क्या होता है, 22/7 पाई का मान यूज करते हैं अपन 22/7। तो ये 22/7 है। ये देखो 3.14, 22 में 7 का भाग दोगे 3.14 आ जाएगा, लेकिन इसमें आगे और भाग जाएगा 3.14, 28, 57, 14, 28, 57 और ये आपका अनंत तक चलता रहेगा। 3.14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57 ये रिपीट होने लग गया है इसका मान। तो 22/7 है, ये आपका आता है आवृत्ति दशमलव के अंदर, और पाई है ये आता है आपका अनावृत्ति दशमलव के अंदर। पाई के जैसे ही एक एक्सेप्शनल संख्या और होती है, ई जिसको बोलते हैं, यूलर नंबर बोलते हैं, उसका मान होता है 2.71, 82, 81, 82, 84 और ऐसे 35, 450 ऐसे आगे ये चलती रहती है अनंत तक। तो अनावृत्ति दशमलव में वो संख्याएं आती हैं दशमलव के बाद जिन संख्याओं की वैल्यू रिपीट नहीं होती और अनंत तक जाती है, उनको अनावृत्ति दशमलव बोला जाता है। अब एक बार और थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये थोड़ी सी स्लाइड में छोटे छोटे लिखना पड़ा क्योंकि ये एक स्लाइड में मैं पूरी चीजें आपको बताना चाह रहा था। अब देखो भाई, ये जो अब वास्तविक संख्या का अपन ने विभाजन किया, एक तो पूर्णांक के अंदर, एक दशमलव के अंदर। पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे हैं, अब जैसे मैं कहूं 5 आपका पूर्णांक है, इसके बटे में यदि आप 1 लगा देते हो तो 5 में 1 का भाग दोगे 5 ही आएगा। माइनस का 7 है तो माइनस के 7 में 1 का भाग दोगे तो माइनस का 7 ही आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में ये पूर्णांक वाली जो संख्याएं हैं इनको लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ये शांत दशमलव है, ये तो आपको P/Q के रूप में, ये भिन्न के रूप में पहले से लिखे हुए हैं। तो जो शांत दशमलव है इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आवृत्ति दशमलव देख लो, इसको P/Q के रूप में लिखी हुई है सारी संख्याएं। तो आवृत्ति दशमलव है, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन √2 है, इसको आप भिन्न के रूप में लिख के बता दो, नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए अपने को नीचे 0 लगाने पड़ेंगे, और यदि आप नीचे 0 लगाओगे तो कितने 0 लगाओगे, ये तो अनंत तक जा रहा है मामला। तो अपने को पता हो 50 0 लगाने हैं, 1,00,000 0 लगाने हैं, तब तो लगा देंगे अपन, लेकिन पता ही नहीं अनंत तक जा रहा है तो अपन नहीं बता सकते कि कितने 0 नीचे लगाने हैं। इसलिए ये जो अनावृत्ति दशमलव है इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आवृत्ति दशमलव वाली संख्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, शांत दशमलव को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपने एक नाम सुना होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहां से ही निकल गया है अभी वो परिमेय अपरिमेय। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो कौन सी संख्याएं होगी, ये देखो जो मैं गोला कर रहा हूं गोले के अंदर आ जाएंगी। पूर्णांक आपकी परिमेय संख्या होती हैं, शांत दशमलव आपकी परिमेय संख्या होती हैं, आवृत्ति दशमलव आपकी परिमेय संख्या होती हैं। तो ये सारी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, आपकी परिमेय संख्या में। तो जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। और जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो आपकी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय भी आप, जिस बच्चे ने सुन रखा है इनका नाम,
तो उसको तो पता है, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है परिमेय अपरिमेय संख्या से। और जिनको अभी तक नहीं पता क्योंकि भूल गए हो आप, तो ध्यान रखो, एक सवाल परिमेय अपरिमेय संख्या का पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये समझ में अपने को आना चाहिए कि परिमेय संख्या आई कहां से। वास्तविक संख्या का विभाजन करते हैं अपन, तो पूर्णांक और दशमलव में भी किया जा सकता है, और वास्तविक संख्या का विभाजन परिमेय और अपरिमेय संख्या में भी किया जा सकता है। देखो चलो थोड़ा सा वापिस, अपन वास्तविक संख्या का एक विभाजन तो अपन ने पूर्णांक और दशमलव में कर दिया, और एक कर देते हैं अपन परिमेय और अपरिमेय के अंदर वास्तविक संख्या। तो इसका विभाजन आप परिमेय और अपरिमेय संख्या के अंदर भी कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, होता है। वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय भी हो सकती हैं और पूर्णांक और दशमलव भी हो सकती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, अब इनकी परिभाषा लिखवाता हूं मैं आपको। परिमेय संख्या, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, रटते हैं परिभाषा। अब आप रटोगे नहीं, खुद लिखोगे परिभाषा, देखना। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होगी, इर्रेशनल नंबर हो गई। अब ये परिमेय संख्या है, इसकी परिभाषा आप लोग बताओगे। देखो परिभाषा यहां से निकल के आई है, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो। कंडीशन क्या होता है, देखो P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो यहां पे देखो P का मान क्या है, 5 है, Q का मान क्या है, 1। तो ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जो पूरे अंक को। यहां पे P का मान 1 है, Q का मान 2 है, पूर्णांक है। यहां पे P का मान 1 है, Q का मान 3 है। यहां पे P का मान 22 है, Q का मान 7 है। मतलब क्या हो गया, P और Q के रूप में होनी चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक भी है भाई सारे के सारे। और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो इनमें कहीं पे भी Q का मान 0 नहीं आ सकता। Q का मान कहां पे भी 0। अब यहां यदि 5 बटे आप 0 कर दोगे तो ये संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, इसको अपरिभाषित हो जाएगी। इस संख्या को अपन नहीं बता सकते इसका मान क्या आएगा। तो भाग 0 नहीं आना चाहिए। तो भाग 0 होते ही तो 5 5 रहेगा ही नहीं भाई। 5 को 5 रखना है तो इसमें 1 का ही तो भाग दे सकते हो। तो परिमेय संख्या क्या परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हो गई, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय, जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अब नहीं लिखा जा सकता तो P और Q 0 भी नहीं होंगे, P और Q आपके पूर्णांक भी नहीं होंगे, Q 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इनको लिख ही नहीं सकते। तो अपरिमेय की परिभाषा ये तो आसान सी होगी बिल्कुल, जिन संख्याओं को भिन्न P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जिन संख्याओं को P बटे Q या भिन्न के रूप में भी बोल सकते हो, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब भाई इनके एग्जाम्पल कौन कौन सी संख्याएं हो गई, ये तो एक बार मैं उठा के इधर रख रहा हूं, इसमें तो अभी अपन बदलाव करेंगे। यहां पे ये देखो, अब जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको तो अपरिमेय संख्या बोल दिया। अब अपरिमेय संख्या कौन सी थी भाई आपकी, आप कहोगे सर जो अनावृत्ति दशमलव में संख्या आई वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, इनके अलावा कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं होती। तो एग्जाम्पल क्या आ गया, रूट से जो संख्या बाहर नहीं निकल सकती, √2, √3, √5,
√6, √8, √80, मतलब √40, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती वो सारी की सारी संख्या किस में आएंगी? अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगी। और क्या आ जाएगा आपका? पाई आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका? ई, यूलर्स नंबर आ जाएगा। ये दो क्या है आपके? एक्सेप्शनल हैं। पाई और ई सीधा दिया हुआ जाए और पूछे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, सर जी बोर्ड पर थोड़ा खुला लिखना चाहिए, खुला कर देंगे भाई, ये खुला ही लिखेंगे बिल्कुल। अभी थोड़ा क्या इनमें कंपैरिजन करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। तो डिफरेंस यदि मैं एक साथ नहीं लिखूंगा तो फिर ये आपको बाद में कंफ्यूजन रहेगा। तो खुला खुला ही लिख रहे हैं वैसे तो। अब ये देखो, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं हो गई? जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। रूट के अंदर जो संख्या आ गई वो सारी की सारी किसमें है? अपरिमेय संख्या के अंदर है। पाई और ई, पाई और ई को क्या बोलते हैं? यूलर नंबर बोलते हैं, मतलब जो लॉग के अंदर काम लेते हैं अपन इसका, पाई ई का। तो लॉग वाली जो संख्याएं होती हैं उसमें ई का काम आता है, जो घात में संख्याएं आ जाती हैं वहां पे ई का काम आता है। तो पाई और ई आपके क्या है? एक्सेप्शनल केस हैं किसके? अपरिमेय संख्या के। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या देख लो भाई। परिमेय संख्या में परिभाषा तो आपको बताई थी, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P और Q क्या होने चाहिए आपके? पूर्णांक होने चाहिए। P बटे Q के रूप में लिख दिया, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। चलो ये मिटा ही देते हैं। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q, जहां P व Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं या कहा जाता है। उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है भाई। अब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में वो सारी संख्याएं आ गई। कौन सी सारी संख्याएं? जैसे माइनस वाली संख्या -2, -5 आ गया। फिर आपका क्या आ गया? प्लस वाली पूरी संख्याएं 1 आ गया, 5 आ गया। फिर भिन्न वाली संख्याएं 1/2 आ गया, 3/2 भी आ गया आपका। जो संख्या रूट से बाहर निकल सकती हैं, √4 आ गया, √9 आ गया, √16 आ गया। तो इन सारी संख्याओं को आप क्या बोल सकते हैं? वो परिमेय संख्या बोल सकते हो। आपको तो सिर्फ अपरिमेय संख्या का ध्यान रखना है। जो √4 आपकी परिमेय संख्या होती है भाई, √4 परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी कौन सी संख्या होती है? क्या कह रहे हो भाई? अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। तो ये सारी क्या आ गई? अपरिमेय। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इधर मैंने क्या बताया आपको? वास्तविक संख्या का विभाजन किया दो प्रकार से, एक आपका पूर्णांक संख्या में, एक दशमलव संख्या में। पूर्णांक जो अंक पूरे पूरे होते हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं। जो भिन्न या दशमलव के रूप में होती है, P या Q का मतलब क्या होता है? P या Q का मतलब होता है भिन्न के रूप में। जैसे भिन्न को कैसे लिखते हो आप? 1/2। तो जो संख्या 1/2 भिन्न के रूप में लिखी जा सके, x/y के रूप में या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, यह मतलब होता है P या Q। ठीक है। तो P/Q जैसे मैंने बताया भी था ना, अभी आपको बताया भी तो था,
यहां पे देखो इन सबको p बटा q मतलब भिन्न के रूप में, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सके p बटा q के रूप में या x बटा y के रूप, कैसा भी ले लो, तो उनको परिमेय संख्या बोला जाता है। और जिनको p बटे q के रूप में, जिनको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, उनको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो आज मैंने आपको जो विभाजन बताया है इसका एक बार रिवीजन करो, क्योंकि अब कल से तो अपन वो चीज पढ़ेंगे जो आपने सुन रखी होगी। अब कल से मैं विभाजन करूंगा, उसमें बताऊंगा आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सह भाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या। ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे। अभी तक था थोड़ा कंफ्यूजन आपके, क्योंकि आवृत्ति, अनावृत्ति, शांत, अशांत, परिमेय, अपरिमेय, ये आपने नाम हो सकता है सुने हो लेकिन भूल गए हो। तो अब आपका ये मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। कोई बच्चे के यदि आज की क्लास में कोई डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो वो बताओ पहले, आगे तो अपन बढ़ेंगे बाद में। किसी बच्चे के आज की क्लास में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो अभी पूछ लो, ताकि उसका डाउट क्लियर कर दिया जाए। बाकी अपन बाद में बढ़ेंगे आगे। तो फटाफट बताओ, आज की क्लास में कोई डाउट है क्या किसी के? 8 पूर्णांक है, तो 8 तो पूर्णांक है, बिल्कुल पूरा पूरा अंक है 8। 8 पूर्णांक है भाई, बिल्कुल। आप यहां पे परिमेय अपरिमेय की बात चल रही है, अब परिमेय अपरिमेय की बात चल रही है। पूर्णांक तो ये सारे रूट के अंदर सारी संख्याएं पूर्णांक की हैं। आप क्या नाम है, राजकुमार सैनी जी, और 8 पूर्णांक है, इसके अलावा और क्या पूछना चाह रहे हो? 8 पूर्णांक है, लेकिन ये तो आपको भी पता है पूरा पूरा अंक होता है उसको पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या है वो बताओ मेरे को, कंफ्यूजन बताओ क्या है? कंफ्यूजन मेरे हिसाब से ये होगा आपके कि सर ये रूट 8 है, इसको अपरिमेय कैसे लिख दिया आपने, ये कंफ्यूजन है बस आपके। जो ये रूट 8 है ये अपरिमेय कैसे लिख दिया, यही तो कंफ्यूजन होगा। 8 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहां पे रूट 8 आ गया। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पढ़ाने लायक है मेरी क्वालिफिकेशन? आपको गणित समझा दूंगा उतनी क्वालिफिकेशन है। मेरा बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, लो चल रहा है मेरा अभी, तो क्वालिफिकेशन मतलब ठीक ठाक है। आपको पढ़ा सकते हैं गणित, उतनी है क्वालिफिकेशन मेरी। परिमेय अपरिमेय, सर आज जो पढ़ाया उसने क्वेश्चन कैसे बनेंगे? शुभम जी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप इनकी परिभाषा वगैरह देख लेते तो ठीक था। क्वेश्चन देखो ऐसे बनेंगे, 4 संख्याएं आपके पास दे के रखेंगे। इस सवाल में पूछेगा कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। सवाल ये देगा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। सवाल ऐसा मिलेगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो उसके एक ऑप्शन में आपके ये आ जाएगा, फिर आपके 0.0054321 एक ऑप्शन ये आ जाएगा, एक ऑप्शन आपके आ जाएगा रूट 4 आ जाएगा, एक ऑप्शन आपके आ जाएगा रूट का 36। इनमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, इनमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो अब ये पहचानना मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास में सब कुछ नहीं आता है। आज आपको जो बताया गया, आज क्या बताया, इनकी मैंने परिभाषाएं समझाई हैं। आज आपको इनकी परिभाषा बताई है कि परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, दशमलव किसको कहते हैं। तो ये मैंने आपको ये वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन बताया है। मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो पहले ही एक बार ये समझो तो सही, उसके बाद सवाल तो कर लेंगे अपन। सवालों की आप टेंशन मत लो, सवाल मैं आपको सब बता दूंगा, डाउट आपका कुछ नहीं रहेगा। पर जो एक बार पहले समझने वाली चीजें हैं इनको समझो, ये पता तो होना चाहिए। अब मैं सीधा दे देता, इनमें से बताओ परिमेय संख्या क्या होती है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सीधा आपको यदि पता ही नहीं है परिमेय संख्या कौन सी होती है तो क्या कैसे कर पाएंगे उसको। तो सवाल वगैरह ये तो मैं कल करवाऊं, क्योंकि आज का अपना टाइम हो गया पूरा, 1 बज गई।
2-4 मिनट है, तो इसमें ये सवाल जो मैंने लिखे हैं यही नहीं हो पाएंगे अभी, तो इनको भी मेरे को अच्छे से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को ये रूट हटाना ही नहीं आता। इस रूट है इसका भी नहीं पता होता, ये क्या मामला होता है, भूल गए हो आप लोग अब। तो ये सारा मैं समझाऊंगा, ये रूट हटता कैसे है, वर्गमूल का साइन हटता कैसे है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है। तो ये सारी समझ में आएगा, तभी तो इसमें से बता पाओगे कौन सी परी में है, कौन सी अपरी में है। तो आज जो मैंने बताया आपको परिभाषा वगैरह, वो समझ में आनी चाहिए। इनको एक बार थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना। बाकी इनके सवाल कैसे पूछे जाते हैं और आगे इनका वर्गीकरण, आगे का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है भाई। सर हाँ, एक बार रूट प्राइमरी, रूट 50 परिमेय संख्या है क्या? रूट 50 आपकी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट 50 के टुकड़े करोगे 25 गुणा 2 होता है। 25 को तो रूट से बाहर निकाल लोगे 5 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 रह जाएगा। और 5 गुणा रूट 2 का मान क्या होता है? 5 गुणा रूट 2 का मान होता है 1.414213213। ऐसे करके ये अनंत तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। तो ऐसे आता ही रहता है आगे तक। तो अब आप इसको गुणा करोगे, संख्या अनंत तक जा रही है, तो 5 से गुणा करोगे तो ये संख्या तो वापस क्या हो गई, अनंत तक चली गई। अनावर्ती दशमलव p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो कौन सी होती है? अपरिमेय। तो रूट 50 क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन बता देंगे और कोई? रूट 5 ये सब बताएंगे अंकित। रूट 5 गुणा रूट 5 क्या होता है? अरे सब बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। एक बार आप तो मैं देखो मेरे साथ साथ चलो, जो मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ो, बस जिस दिन मैं जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ो, आगे पे आप छोड़ दो, आगे के ज्यादा मत चलो कि ये रूट 5 क्या होगा, ये सब बता दिए जाएंगे। थोड़े दिनों में आपके डाउट ही नहीं रहेंगे। मान लो ये 10 दिन एक बार क्लास को चलने तो 10 दिन बाद में धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर होने कम हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट कम हो जाएंगे, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर मुझे तो भाग नहीं आता है, सर मुझे तो भाग ही नहीं आता है। तो भाग नहीं आता, भाग भी सिखाएंगे भाई। अब गुणा भाग तो करने पड़ेंगे। देखो भाई अब दूसरी क्लास में तो कैसे जाएं? अब आप ऐसे कहोगे सर 10वीं क्लास तक का सिलेबस है, चलो भाग भी सिखा देंगे आपको, भाग देना भी सिखा देंगे, ठीक है, पर पहाड़े याद करने पड़ेंगे। अब आज मैंने कोई कैलकुलेशन का पोर्शन लिया नहीं, कल की क्लास में मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी कराऊंगा आपको, और पहाड़े याद करने पड़ेंगे, तभी आपको भाग आएगा। सब कुछ बता देंगे धीरे धीरे, आपको टेंशन मत लो, क्योंकि आपका पशु परिचर का बैच है। अब इस बैच में 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं एलिजिबल, और इन मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों की गणित तो कमजोर होगी। गणित क्या, वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही कमजोर होंगे, लेकिन गणित तो कमजोर है ही है। बाकी तो आप याद कर लोगे, गणित में आपके दिक्कत ज्यादा आएगी। पर जैसे जैसे 2-3-4 महीने निकलेंगे, धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में आपसे इसी टाइम पे 12 से 1 बजे।